नेक्स्ट आता है हमारे पास 16th सर्विसेज, जिसका क्या नाम है, लीजिंग सर्विसेज। और इसके बाद इसी पार्ट में एक और कवर होगा, कौन सा, लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज को आपको पता है कि लीगल सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज लगता है हमेशा, ये चीज तो बताइए। बट उसके अंदर कोई ऐसे केस भी है जहां पे एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म, वो तो है ही नहीं, मतलब कोई टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो वो देखना है अपने को। लीजिंग देखते हैं पहले। एंट्री नंबर आया कौन सा, 41। क्या कह रहा है, अपफ्रंट अमाउंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय एनी अदर नेम, कुछ भी हो सकता है। पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, मतलब लॉन्ग टर्म लीज के लिए आपको कोई अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब क्या है, 30 इयर्स और मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड, किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है किसके द्वारा दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और बाय एनी अदर एंटिटी, या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन होगी या कोई और एंटिटी हो सकती है, हैविंग 20% और मोर ओनरशिप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स और डेवलपर्स इन एनी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। मतलब क्या हो रहा है कि आपको चाहिए लीज पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या कोई भी ऐसा एरिया जिसमें आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, और वो आप ले रहे हो लीज पे। किससे ले रहे हो, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन से या कोई और कॉर्पोरेशन से, जिसके अंदर हक किसका है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी ऐसी डेवलपमेंट यूनिट का, कितना, 20% से ज्यादा। तो उस केस में जो अपफ्रंट अमाउंट आप पे कर रहे हो, वो अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी आपका नहीं लगेगा। अब एक्सप्लेनेशन में देखो क्या कह रहा है, For the purpose of this exemption, the central government, state government or union territory shall have 20% or more ownership in the entity directly or through an entity which is wholly owned by central government, state government or union territory। अब इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि जो एंटिटी ऐसा कर रही है जिसमें 20% की बात आ रही है, तो इस एंटिटी के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का 20% या फिर उससे ज्यादा की क्या हो, 20% या उससे ज्यादा की क्या हो, ऑनरशिप, या फिर इसके बिहाफ में किसी और की का मतलब क्या होगा कि कोई एंटिटी है, कोई और एंटिटी है जो कि किसकी है, पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और अगर ये इसके अंदर 20% का ओनरशिप रखती है तो भी बात वही मानी जाएगी। इसको क्या माना जाएगा, इनडायरेक्टली। और ये क्या था आपका, डायरेक्टली। ठीक है, तो कह रहे हैं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कैसे भी 20% से ज्यादा की क्या होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। कोई और एंटिटी भी इसकी ऑनरशिप ले लेगी जो कि होली ओन्ड होना चाहिए, किसके द्वारा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, इसके द्वारा। अगर किसी कंपनी में होली ओन्ड है, मतलब इन्होंने किसी कंपनी को पूरा का पूरा ओन किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, उसके द्वारा ही कंपनी चलाई जा रही है, और वैसी एंटिटी भी अगर उस एंटिटी के अंदर 20% या उससे ज्यादा का ऑनरशिप होल्ड कर लेती है तो भी माना जाएगा कि वो एंटिटी यहां पे वैलिड है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्ट को आपके एक्सप्लेन कर दिया गया। नाउ aforesaid exemption is admissible irrespective of whether such upfront amount is payable paid in one or more installment provided the amount is determined upfront। मतलब क्या है कि भैया ये जो अपफ्रंट अमाउंट आपको बता दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आप एकदम से सारा का सारा पे कर दो, आप एक साथ पे करो चाहे टुकड़ों पे करो, वो डिपेंड करता है आपके बीच में क्या डिसाइड हुआ है, लेकिन वो आपका जीएसटी से मुक्त माना जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक साथ पे कर दिया या फिर आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया है, दैट इज इररिलेवेंट। कंडीशंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, नया आया हुआ है, तो इसलिए इस कंडीशंस में से आपसे घुमा के सवाल बनाया जा सकता है। क्या कंडीशंस है, ऑल्दो है आसान। क्या कंडीशन है, लीज प्लॉट शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया। मतलब कि भैया लीज प्लॉट को अलॉट करने का पर्पस क्या बताया जा रहा है, या तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करोगे या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी करोगे, फाइनेंशियल बिजनेस एरिया के अंदर, तो यही एक्टिविटी के पर्पस के लिए यूज करोगे। ऐसा नहीं कि एक बार लीज पे ले लिया सरकार से और फिर उसके अंदर आप कुछ भी चला रहे हो, नहीं, जिस पर्पस के लिए आपको अलॉट किया गया है आपको वही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, तो जो एग्जेम्पशन दी गई थी वो एग्जेम्पशन आपसे छीन ली जाएगी और उसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए था वो लगा दिया जाएगा, साथ ही में पेनल्टी भी लगाई जाएगी, इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। बात आ रही समझ में? आगे स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, भैया काम है मॉनिटर करना एंड इन्फोर्स द अबव कंडीशन एज पर द ऑर्डर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। मतलब कि ये कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखते रहेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और अगर नहीं हो रहा होगा तो उस केस में जो प्रोसीजर जो भी अप्लाई करना है, जो भी आगे फर्दर एक्टिविटी करनी है वो करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
इन केस ऑफ एनी वायलेशन, कर दीजिए वायलेशन, नहीं माने आप, तो उस केस में क्या होगा, और सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ लैंड यूज, या तो वायलेशन कर दिया या फिर आपने पहले तो अच्छे बच्चे की तरह उसी एक्टिविटी के लिए उसको यूज किया जिसके लिए वो अलाउड हुआ था, और आगे चल के आपने अपनी एक्टिविटी चेंज कर दी, तो क्या होगा, क्या कहा जा रहा है, ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर द ओरिजिनल लेसी as well as subsequent lessee buyer owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of central tax, जो भी सेंट्रल टैक्स आपको देना था वो आप दोगे, as would have been payable on the upfront amount charged for long term lease of the plots but for the exemption contained therein, मतलब exemption की वजह से आपने नहीं दिया, लेकिन अगर exemption नहीं होता तो आपको देना पड़ता, तो वो अमाउंट आप अब दोगे, along with the applicable interest and पेनल्टी, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। कौन कौन लोग फंस रहे हैं इसके अंदर वो देखो जी, ओरिजिनल लेसर का मतलब हो सकता है कि पहले किसी को वो अलॉट हुआ हो और बाद में उसने किसी और को दे दिया हो, तो हो सकता है कि आगे और भी बायर्स आए हों, लेकिन हम शुरू से लेकर अंत तक सबको पकड़ेंगे, मतलब कि भैया गवर्नमेंट ने अलॉट किया था ए को, ए ने फर्दर इसको अलॉट कर दिया किसको, बी को, बी ने कर दिया किसको, सी को, सी ने कर दिया किसको, डी को, और इस डी ने भी अगर जो उसका पर्पस था उसके अलावा किसी और एक्टिविटी में यूज करने लगा, तो हम किसको पकड़ते हुए लेके आएंगे, शुरू से सभी को, और सभी को मिला के इन सबसे पेनल्टी वसूल करेंगे, ठीक है, कोई भी बचेगा नहीं। उसके लिए और एक और चीज है, आगे वाले पॉइंट पे वो देखोगे तो आप अच्छे समझ में आएगा, बट इसके लिए बात कर रहा है कि अगर वायलेशंस होती है तो उस केस में जितने भी ओरिजिनल लेसर है, ओरिजिनल लेसी है, एज वेल एज एनी सब्सिक्वेंट लेसी बायर ऑनर, कोई भी बाद का भी बायर वगैरह है, बाद का भी मालिक वगैरह है, तो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, क्यों, क्योंकि फोर्थ पॉइंट कह रहा है कुछ, फोर्थ पॉइंट यही बात कह रहा है कि अगर सपोज ए ने अलॉट करवाया था गवर्नमेंट से और ए अगर इसको बेच देता है, किसको, बी को, तो शर्त क्या है कि ए जब इसको बेचेगा बी को ना, तो चीख चीख के बताएगा कि भैया ये वो वाला लैंड है जिसके अंदर कुछ कंडीशन लगी हुई है और वो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, और अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर इस तरीके से टैक्स भी लिया जाएगा और पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। ये बात बताने के साथ ही आप बेच सकते हो, अदरवाइज नहीं बेच सकते। तो कहीं ना कहीं इसने भी अपना काम किया बताने का, और इसको भी ये बात पता है, कल को अगर फिर भी वायलेशन होती है तो दोनों को लपेट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट देखो, द लीज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द ओरिजिनल लेसर विद द ओरिजिनल लेसी और सब्सिक्वेंट लेसी और सब लेसी एज वेल एज एनी सब्सिक्वेंट लेसी सेल एग्रीमेंट फॉर लीज और सेल ऑफ सच प्लॉट टू सब्सिक्वेंट लेसी और बायर और ऑनर, ठीक है जी। शैल, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो सेल एग्रीमेंट है या लीज एग्रीमेंट है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, शैल इनकॉर्पोरेट इन द टर्म्स एंड कंडीशन द फैक्ट दैट सेंट्रल टैक्स वाज एग्जेम्प्टेड। उसके अंदर ये लिख के बताना पड़ेगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और जो इसका टैक्स है वो क्या हो रखा है, एग्जेम्प्ट हो रखा है ऑन द लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द प्लॉट्स बाय द ओरिजिनल लेसर टू द ओरिजिनल लेसी सब्जेक्ट टू, लेकिन शर्त क्या है, टू अबव कंडीशन एंड दैट द पार्टीज टू दी सेड एग्रीमेंट अंडरटेक टू कंप्लाई विद द सेम। उनको ये स्वीकारना भी पड़ेगा कि इसकी जो कंडीशंस है उसको हम आगे भी कंप्लाई करके चलेंगे, इसको वायलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसने फर्दर भी खरीदा वो ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता था, हमने इसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि अच्छा हमें सारी चीजें पता है और हम आगे भी इसकी कंप्लायंस करके चलेंगे, कोई वायलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है इस चीज की। नाउ अगला, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय द इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली रेलवे की कंपनी है IRFC टू इंडियन रेलवेज। अब लीजिंग ऑफ एसेट्स में किसकी बात कर रहा है, रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेज, लोकोज, मतलब जो उसकी बोगियां होती है, डब्बे वगैरह होते हैं, ये सारे बनाने का काम करती है कौन, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये सारे इस टाइप की चीजों को बना के, ये सारे एसेट्स को बना के क्या करती है, लीज पे देती है किसको, इंडियन रेलवे को। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी जो है वो लीजिंग के अंदर आएगी, और वो क्या है आपकी एग्जेम्प्ट, कि IRFC ने अगर लीज किया है एसेट्स को किसको, इंडियन रेलवे को, तो वो किसके अंदर आएगा, एग्जेम्पशन के अंदर कवर हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो पहला वाला पॉइंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जा रही है, अपफ्रंट अमाउंट के और उसके मिले जुले कंडीशंस की, कि वो फुलफिल होना चाहिए। और दूसरे वाले में सिंपल आ गया कि अगर IRFC से इंडियन रेलवे को एसेट लीज के थ्रू जा रहा है तो वो भी क्या है आपका, एग्जेम्प्ट। क्लियर, दो छोटी छोटी बातें थी, कुछ खास नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल सर्विसेज, एंट्री नंबर 45। लीगल सर्विसेज को देखो क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी के अंदर। पहला कौन सर्विस दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, एनी पर्सन
अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी नहीं होना चाहिए, उसको सर्विस दी जा रही है। या फिर अगर बिजनेस एंटिटी है भी तो उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कम होना चाहिए, किससे कम, जिसके लिए वो एलिजिबल होता है एग्जेम्पशन के लिए, उससे कम। सपोज अगर 40 लाख की बात करें कि 40 लाख तक उसका एग्जेम्पशन है तो 40 लाख से कम उसका होना चाहिए क्या, एग्रीगेट टर्नओवर। तो ऐसी वाली बिजनेस एंटिटी चलेगी। पहले वाले ए पॉइंट में क्या कहा, ए के पहले पॉइंट में क्या कहा गया कि कोई भी पर्सन होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में कह रहा है बिजनेस एंटिटी होना तो चलेगा लेकिन वो वाला होना चाहिए जो कि एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है रजिस्ट्रेशन से, तो वैसा वाला बिजनेस एंटिटी को भी सर्विस दी जाएगी तो एग्जेम्प्ट ही होगा। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, मालिक लोग। कौन मालिक लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। तो इनको भी अगर आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल जो है, आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल, वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो तीन कैटेगरी है, ध्यान दो। पहला, कोई भी व्यक्ति बिजनेस एंटिटी को छोड़ के। दूसरा, छोटा वाला बिजनेस एंटिटी जो कि एलिजिबल है फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। और तीसरा, गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन तीनों को अगर आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट। अगला आता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। मतलब कि एडवोकेट्स की अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको ले लिया गया है, और प्लस कोई अगर सिंगल एडवोकेट है तो उसको भी ले लिया गया है, लेकिन सीनियर वाले एडवोकेट्स को नहीं लिया जा रहा, सीनियर वाले को नहीं लिया जा रहा इसके अंदर, अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। अब ये जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वही चीज। पहला पॉइंट, एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। मतलब क्या हुआ कि एक एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को सर्विस देगा, एग्जेम्प्ट है। एक एडवोकेट की फर्म दूसरे एडवोकेट की फर्म को अगर सर्विस देगी, एग्जेम्प्ट है। ये तो मतलब है कि भैया एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, वो सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, किसी और एडवोकेट को, मतलब इंडिविजुअल एडवोकेट, या फिर किसी एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जेम्प्ट। और बाकी के तीनों पॉइंट तो सेम टू सेम है। कौन से, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, उसको अगर दिया जा रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी है लेकिन छोटा वाला, मतलब एलिजिबल है एग्जेम्पशन के लिए रजिस्ट्रेशन से। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। तो इन लोगों को दिया जाएगा तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एक पॉइंट यहां पे एक्स्ट्रा इंसर्ट किया गया, ये वाला पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप या फिर एडवोकेट। तीसरे जिसको छोड़ दिया गया यहां पे, उसको और इंक्लूड किया गया सी पार्ट में, सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट को भी कहा जा रहा है कि अगर तुम भी इन तीन लोगों को सर्विस दोगे तो क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट। कौन से तीन लोग, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी होगा तो छोटा वाला होगा, चलेगा। और 6 टाइप की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट एंटिटी। तो ये सारे जो है आपकी एग्जाम कैटेगरी में आ जाएंगे। अब देखो तीनों के अंदर यूनिकनेस कहां है, इस वाले पार्ट के, यही तो है। अगर इसको अगर सम करोगे तो क्या समझ में आएगा कि भैया चाहे आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे इंडिविजुअल एडवोकेट हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, ये सारे लोग अगर तीन लोगों को सर्विस देंगे तो वो क्या है हमारी, एग्जेम्प्ट। कौन से तीन लोग, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी होगा छोटा वाला, और तीसरा 6 टाइप के गवर्नमेंट। ठीक, इनको अगर सर्विस दिया गया तो एग्जेम्प्ट है। एक को सिर्फ अलग से और बात बता देगी कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है एडवोकेट्स का, और अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट्स है और वो सर्विस दे रहा है किसी पार्टनरशिप फॉर्म को, एडवोकेट की, या फिर किसी इंडिविजुअल एडवोकेट को, तो वो क्या है आपका, एग्जेम्प्ट। अगर सीनियर एडवोकेट दे रहा होगा तो एग्जेम्प्ट नहीं है, इसलिए उसको हटाया गया वहां से कि अगर सीनियर एडवोकेट इन लोगों को सर्विस देगा तो वो क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, अगर आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल इन लोगों को सर्विस देगा तो वो क्या है, टैक्सेबल। वो क्या है, टैक्सेबल। तो इसलिए इस पॉइंट को इस तरीके से तोड़ा गया है, ऑल्दो इसको समराइज किया जा सकता था। क्लियर, तो इतनी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। और बाकी केसेस में क्या होता है वो आपको पता है कि इनके अलावा बाकी सिनेरियो में क्या होता है, मतलब बड़ी वाली बिजनेस एंटिटी होगी तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। किसके अंदर, रिवर्स चार्ज के अंदर, क्योंकि एडवोकेट तो कभी भी टैक्स पे करेगा ही नहीं, तो वो बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया, वैसे कुछ खास है नहीं, बट देख लेते हैं एनालिसिस क्या कह रहा है। कुछ टर्म समझाएगा आपको, कुछ डेफिनेशंस बताएगा आपको। पहला डेफिनेशन आ रहा है, लीगल सर्विस क्या होती है। लीगल सर्विस क्या होती है, एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। किसी भी कानून, किसी भी लॉ के हिसाब के उसको समझते हुए किसी को एडवाइस करना, कंसल्टेंसी देना, वो आपका क्या है, लीगल सर्विस का पार्ट है।
एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। मतलब कि आपके बिहाफ पे आपका वकील जो है वो आपका केस लड़ेगा, रिप्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं पे मुकदमे के लिए जाएगा, तो वो भी क्या है, आपकी लीगल सर्विस का पार्ट माना जाता है। मतलब कि आपको अपने ऑफिस में अगर मैंने एडवाइस दे दी और मैं एडवोकेट हूं तो वो भी लीगल सर्विस है, और अगर आपके बिहाफ पे मैं जाके मुकदमे लड़ रहा हूं तो वो भी क्या है, आपका लीगल सर्विस है। अगला एडवोकेट क्या होता है जी, तो कुछ खास नहीं है। कह रहा है एडवोकेट एक्ट के अंदर जो भी रोल में एंटर हो गया तो वो क्या माना जाएगा, आपका एडवोकेट माना जाएगा। तो मींस एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, तो वो आपका एडवोकेट है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, कह रहा है कि सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेसिकली होता क्या है, जो झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं, ठीक है, जो झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं, कैसे कह लो लोअर कोर्ट टाइप की चीजें हो गई, ठीक। तो इस टाइप के ट्रिब्यूनल में कैसे कैसे लोग होंगे, आर्बिट्रेटर होंगे। आर्बिट्रेटर मतलब जिसपे दोनों व्यक्तियों को भरोसा होगा और वो उनकी बातों को सुनते हुए अपना एक फैसला देगा। तो आर्बिट्रेटर अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या फिर पूरा पैनल भी हो सकता है, उनका 5-7 लोग मिलकर भी एक केस को सुलझा सकते हैं। तो वो जैसा भी हो वो दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे, आपके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का ही पार्ट। नेक्स्ट आता है सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट में क्या फर्क है बताओ, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट में क्या फर्क है? नाम से पता लग रहा है क्या है वो, सीनियर है। सीनियर का मतलब क्या होगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, बहुत अच्छी इमेज होगी उसकी। और एडवोकेट्स का क्या होता है, बार काउंसिल। एडवोकेट्स का क्या होता है, बार काउंसिल। उस बार काउंसिल की मंजूरी के साथ उसको सीनियर के नाम से नवाजा जा रहा होगा, तो सीनियर एडवोकेट है। और ऑब्वियस सी बात है, उससे पूछ के या बिना पूछे, तो उससे पूछ के ही। किसी को सीनियर एडवोकेट उसको बिना पूछे तो बनाएंगे नहीं। तो वही सारी बातें लिख रहा है। क्या कह रहा है, एन एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट जो है, मे विद हिज कंसेंट, उसके कंसेंट के साथ, बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट। कब, इफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन इज ऑफ ओपिनियन दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया उसके पास एबिलिटी है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ, ही इज डिजर्विंग ऑफ सच डिस्टिंक्शन। मतलब कि वो डिजर्व करता है कि उसको एक अलग नाम से जाना जाए और उसे भीड़ से उसको अलग समझा जाए। उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो भी कुछ उसके बेस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, तो ऐसा पॉसिबल है। आगे, सीनियर एडवोकेट शैल इन द मैटर ऑफ देयर प्रैक्टिस बी सब्जेक्टेड टू सच रेस्ट्रिक्शंस एज द बार काउंसिल ऑफ द इंडिया में इन द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल प्रोफेशन प्रिस्क्राइब। मतलब क्या हुआ कि सीनियर एडवोकेट हो तो गया, तो ऐसा मतलब नहीं कि वो हवा में उड़ेगा। फिर भी अगर बार काउंसिल जो है, अगर वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसको लगाएगा, कुछ बातें उसको बताएगा, तो वो चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि बार काउंसिल को लगता है कि होना जरूरी है। तो मतलब कि जो 3 लोग यहां पे इंपॉर्टेंट हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल, इन तीनों की सलाह मंजूरी के साथ सारी चीजों को फॉलो करते हुए अगर किसी के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह है, तो उसको एक अलग नाम से नवाजा जा सकता है, विच इज सीनियर एडवोकेट। ठीक है, पर उसका नुकसान यह है कि वो अगर सीनियर एडवोकेट है तो वो किसी एडवोकेट को सर्विस नहीं दे सकता। सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विस नहीं देगा तो वो टैक्सेबल होगा। किसी एडवोकेट की फॉर्म को सर्विस नहीं दे सकता, देगा तो वो भी टैक्सेबल होगा, एग्जम्पशन कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको समराइज कर दिया गया। समराइज कैसे किया गया है, जो हमने ऊपर बातें देखी थी कि सर्विस किस किस के द्वारा दी जा रही है। 3 कैटेगरी के लोग थे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था, दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, इसको छोड़ के बाय वे ऑफ लीगल सर्विस, और तीसरा कौन सा था हमारा, सीनियर एडवोकेट। ये तीनों लोग सर्विस दे रहे हैं और इन तीनों को सर्विस दे रहे हैं, तो वो क्या है, पूरा एग्जाम, कोई कंडीशन ही नहीं थी इसके अंदर। कौन 3 लोग, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी है भी तो कौन सा, छोटा वाला, विच इज एलिजिबल फ्रॉम एग्जम्पशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और तीसरा कौन है आपके 6 टाइप के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। और फिर एक एडिशनल बात कौन सी थी कि लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या फिर इंडिविजुअल के द्वारा, किसको, टू अनदर एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। लेकिन अदर देन क्या है यहां पे, सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट ऐसी सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ो। 10 लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी विच एन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग। अगर लीगल सर्विस दी जा रही है किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है, किससे, उस एग्रीगेट टर्नओवर को एक्सीड करता है उस अमाउंट से, उस वैल्यू से, जिसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी जो एग्जम्पशन की है वो खत्म हो जाती है। मतलब कि वो बड़ा वाला बिजनेस एंटिटी हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा किसको, उस बिजनेस एंटिटी को अंडर रिवर्स चार्ज। तो आर लायबल टू जीएसटी फॉर द टैक्स इज पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी ऑन सच सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, प्यारेलाल कंपनी हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, गलती कर दी। In the current financial year, it sought legal consultancy services for its business from Nyay Advocates, a partnership firm of advocates. The legal services so received by Pyaralaal and Company are not exempt. ये exempt नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं मतलब कि उनको इससे एग्जेम्पशन नहीं मिली होगी, उनका टर्नओवर उसके बियॉन्ड जा चुका होगा। Because its aggregate turnover exceeds the threshold exemption limit of registration in the preceding financial year, for the tax on the said legal services is payable by Pyaralaal and Company under reverse charge। ठीक है, तो एडवोकेट का मामला भी बहुत सिंपल था और जो आपका लीज वाला एरिया था वो भी काफी सिंपल था। छोटी छोटी बातें और थोड़ी सी रह गई है, इस पार्ट में नहीं जोड़ेंगे उसको। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। इन दोनों पार्ट के अंदर कोई भी क्वेरी लग रही है तो बोलो।